हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि काटी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 8000 डिबेंचर्स को इशू किया, पब्लिक को ऑफर किया। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, जिसको कंपनी ने 10% डिस्काउंट पर इशू किया। अभी तक आपने क्या समझा था? प्रीमियम, कि कंपनी अगर एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करती है तो वो प्रीमियम होता है। तो ये जो 10% है आपको फेस वैल्यू का ही कैलकुलेट करना है। 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया, मतलब अब डिबेंचर खरीदने के लिए पब्लिक को 100 रुपीज नहीं 90 रुपीज की पेमेंट करनी है। प्रीमियम होता तो हम ऐड करते, डिस्काउंट है तो हम इसको माइनस करेंगे। डिस्काउंट जनरली हमें पता ही है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कम प्राइस पर कोई चीज मिलना। जैसे सेल लगती है तो उसमें क्या कहते हैं? डिस्काउंट पर चीज मिल रही है। तो डिस्काउंट पर मिल रही है इसका मतलब कितना प्राइस है उससे कम पर वो चीज आप खरीद सकते हो। तो 100 रुपीज का डिवेंचर आपको 10% डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए कम दे करके आपको मिलेगा 90 रुपीज में। अब कंपनी क्या कह रही है, जिसको ये खरीदना है वो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही जमा करेगा। मतलब जिसे ये डिबेंचर खरीदना है वो 90 रुपीज एप्लीकेशन के साथ हमारे बैंक में जमा करेगा। कंपनी को 9000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। इशू कितने किए? 8000। एप्लीकेशन रिसीव हुई 9000, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। इशू से ज्यादा एप्लीकेशन मिली, ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो क्या कंपनी जितने शेयर डिबेंचर्स इशू किए उससे ज्यादा अलॉट कर सकती है? नहीं। हमारे पास जितना प्रोडक्ट तैयार होगा हम उतना ही तो बेच सकते हैं, उससे ज्यादा कैसे बेच सकते हो आप? तो 8000 डिबेंचर्स इशू किए हैं तो कंपनी 8000 डिबेंचर्स ही अलॉट कर सकती है। अब कंपनी ने क्या किया? अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पर कर दी, मतलब किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, किसी को नाराज नहीं किया। जिसने जितने अप्लाई किए उसको उतने डिबेंचर्स नहीं, लेकिन थोड़े से कम नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉट किए। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? हमें जितनी भी एप्लीकेशन मिली है, फर्स्ट एंट्री, जहां पर कंपनी को नहीं पता होता, उसने इश्यू तो कर दिया 8000 डिबेंचर्स, तो कंपनी को भी नहीं पता कि कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मिल रही है, ना ही पब्लिक को पता अभी कि कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच चुकी है, कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो अभी दोनों तरफ से सिचुएशन क्या है? ब्लैंक है। और ना ही बैंक में आपने कोई स्टॉपेज लगाया कि भाई हमने 8000 डिबेंचर्स को इशू किया है, 8000 के लिए एप्लीकेशन मिल जाए उसके बाद स्टॉप लगा देना और एप्लीकेशन रिसीव मत करना। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी खरीदना चाहता है डिबेंचर, उसने एप्लीकेशन भरी और साथ में 90 रुपीज जमा कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास 9000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, 90 रुपीज के हिसाब से 8,10,000 रुपीज आपके बैंक में पैसा जमा हो गया। अब ये पैसा आपको एक ही बार में पूरा मिला है तो आप एक अकाउंट खोलोगे, अब एप्लीकेशन का ही नहीं, टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से, कि 8,10,000 रुपीज आपको रिसीव हो गए। पूरा पैसा ये रिसीव हुआ एप्लीकेशन के नाम पर। आपने जो डिबेंचर नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको ये पैसा पूरा मिल गया। अब कंपनी के पास श्योरिटी हो गई है, कॉन्फिडेंट हो गई है कि हाँ, पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड है, वो ये सारे डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है। ओवर सब्सक्राइब हुआ है, अंडर सब्सक्राइब नहीं। तो जितने डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए उतने ही अलॉट करेगी। अब ये पैसा तो हमारे पास ज्यादा है, तो क्या करते हैं?
अब इस एप्लीकेशन के यहाँ जो ये अकाउंट का पैसा है, यहाँ से निकाल के आपको इसको रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ से निकालने के लिए इस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, तभी तो ये खत्म होगा, और इसको निकाल करके दूसरे अकाउंट्स में हमें ट्रांसफर करना है। देखो कैसे करोगे। ये तो 9,000 एप्लीकेशन का पैसा है। कंपनी अलॉट कितने कर सकती है? 8,000। बेशक हम प्रोरेटा बेस पर कर रहे हैं, फिर भी हम 8,000 ही करेंगे। जैसे कोई शॉपकीपर है, उसके पास कोई भी चीज है, मान लेते हैं उसके पास 10 शर्ट्स है, और उसके पास खरीदने के लिए 15 शर्ट्स खरीदने के लिए कस्टमर पहुंच गए। तो जो कस्टमर 3 शर्ट खरीदना चाहता था, कंपनी ने उसको 2 शर्ट दी। इसी तरह से जो 2 शर्ट खरीदना चाहता था, उसको 1 शर्ट दी। तो किसी को नाराज नहीं किया, किसी को मना नहीं किया कि हमारे पास शर्ट नहीं है। उसने जितने भी कस्टमर आए थे, उन सबको शर्ट्स बेची, लेकिन जितना चाहते थे उतनी शर्ट ना दे करके थोड़ी कम नंबर ऑफ शर्ट्स दी। तो उससे कोई भी नाराज भी नहीं हुआ, और सबका थोड़ा थोड़ा काम पूरा भी हो गया, बन गया। तो इस तरह से हम अलॉट तो 8,000 डिबेंचर्स ही कर सकते, तो 8,000 के हिसाब से 100 रुपीज आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। अब आप कहोगे मिला तो पैसा हमें 90 रुपीज के हिसाब से है, एक तरह से हमें ये पूरा पैसा मिल गया डिबेंचर पे, तो हम 90 रुपीज से ही तो क्रेडिट करेंगे, 100 रुपीज से क्यों कर रहे हैं? अब आप एक चीज बताओ, आपने कोई शॉप है आपकी, और आप अ, आपका गारमेंट्स का काम है, शर्ट्स आप बेच रहे हो। शर्ट की कॉस्ट आपको 1,000 रुपीज है, आपने उसको 1,000 रुपीज में बेचा। लेकिन कोई फेस्टिव सीजन आता है, कोई सीजन आता है डिस्काउंट का, तो उस टाइम पर आपने कहा कि 1,000 रुपीज की शर्ट को मैं 900 रुपीज में बेचूंगा, जिसे खरीदना है खरीदो, सेल 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 खरीदो। इस तरह से आपने भी देखा है ना मार्केट में। तो 1,000 रुपीज की कॉस्ट की चीज को आप कितने में बेच रहे हो? 900 रुपीज में। तो चीज तो आपकी 100 रुपए की है ना, 1,000 रुपीज की। जो सामान है उसकी कॉस्ट क्या है? 1,000 रुपीज। तो हम उसी हिसाब से तो उसको लिखेंगे कि हमारा ये सामान कितने का है। दूसरी बात, आप यहाँ पर तो पैसा कम ले रहे हो, 90 रुपीज के हिसाब से आपने पैसा रिसीव किया। ये लोन है, डिबेंचर क्या है? एक तरह से लोन है, जिसकी आपको रिपेमेंट भी करनी है एक टाइम पीरियड के बाद। तो जो आप डिस्काउंट दे रहे हो 10 रुपए, वो तो आपके पास दे करके पैसा मिल गया, लेकिन जब रीपे करोगे तो आप 100 रुपीज की वैल्यू ही मानी जाएगी कि आप उसको 100 रुपीज ही रिटर्न कर रहे हो, जब तक कोई और कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाई ना की हो कि रिडेम्पशन के टाइम पर हम कितना पैसा दे रहे हैं। तो यही माना जाएगा कि पैसा तो हमने कम लिया, लेकिन जब रीपे करेंगे तो 100 रुपए के हिसाब से उनको पेमेंट वापस की जाएगी। तो हम टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट में 8 लाख रुपीज लिखेंगे कि हमारा लोन 8 लाख रुपए का है। अगर उस पर इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करना है तो वो 8 लाख रुपीज पे करोगे, उससे कम नहीं। 8,000 माइनस 90 रुपीज 7,20,000 पर नहीं करोगे। आई होप ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब ये 8,10,000 है, इसमें से मैंने जैसा कि कहा हमें 9,000 एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट हम 8,000 ही कर रहे हैं। 1,000 रुपए का जो 1,000 एप्लीकेशन का पैसा, 1,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं। यही करते हैं ना कि एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो हम नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। यही आपने शेयर्स के केस में सीखा, और वही चीज डिबेंचर के केस में भी होगी। लेकिन यहाँ पर तो आपने पूरा पैसा एक ही बार में डिमांड कर ली। 90 रुपीज लेने थे, 90 रुपीज एक ही बार में आपने एप्लीकेशन के साथ डिमांड कर ली। तो नेक्स्ट कॉल तो आप कोई करने ही वाले नहीं हो, तो किस नेक्स्ट कॉल में आप एडजस्ट करोगे? कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करोगे। तो अब जो एक्स्ट्रा पैसा इन डिबेंचर होल्डर्स के पास है, वो आप उनको रिफंड करोगे। तो टू बैंक अकाउंट 1,000 एप्लीकेशन पर 90 रुपीज के हिसाब से जिसने पैसा दिया, जितना उनका एक्स्ट्रा पैसा ये रिटर्न किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि नेक्स्ट कॉल हम कोई और कर नहीं रहे जहां पर इस पैसे को हम एडजस्ट कर सके, तो इस पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को
कंपनी रिटर्न कर देगी, उनको पैसा वापस कर देगी। तो टू बैंक अकाउंट 90,000। बेशक यहाँ पर प्रोरेटा बेसिस लिखा है, लेकिन प्रोरेटा बेस के केस में भी अगर पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है किसी का और आप कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते तो वो रिटर्न किया जाता है। ये सब होने के बाद अब देखो यहाँ तो 8,90,000 हो गया। बाकी यहाँ पर क्या आएगा, आप जो डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे आपको प्रीमियम मिलता है प्रीमियम मिलता है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो ना, कि एक तरह से फायदा है। जैसे प्रीमियम मिलता है तो वो कंपनी के लिए एक तरह से फायदा होता है, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और बैलेंस शीट में शो करते हैं। उसी तरह से अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट भी तो रिकॉर्ड करोगे। तो डिस्काउंट के लिए आप डेबिट करो। डिस्काउंट क्या है, एक तरह से खर्चा है, नुकसान है कंपनी के लिए। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना डिस्काउंट दिया आपने, हर डिबेंचर पर 10 रुपए। तो 8,000 डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो, तो 8,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 80,000 का डिस्काउंट देना, जो कि आपके लिए नुकसान है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो आपका बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ये एक तरह से खर्चा है। खर्चे हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वहां पर इसको ट्रांसफर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे कोई शॉपकीपर है, अगर कोई सामान बेच रही है 1,000 रुपए का 900 रुपए में, तो 100 रुपए का जो उसका नुकसान है वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, अपने खर्चों में नुकसान में रिकॉर्ड करेगा। उसी तरह से हमने डिबेंचर, तो हमारा सामान जो है डिबेंचर वो 8 लाख रुपए का है, लेकिन हमने उसे कितने में दिया, 7,20,000 में। तो 80,000 का क्या हुआ, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमारा खर्चा है। राइट, आई होप समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसके बाद देखो, ये तो हमने एंट्रीज कर ली, जो पैसा हमें मिला था रिलेटेड अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया और खत्म कर दिया। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, रिलेटेड अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। अब जैसा कि मैंने कहा, डिस्काउंट का ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। जो आपके रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो तो बैलेंस शीट में जाएंगे, लेकिन ये जो नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको क्लोज करने के लिए इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी है तो कंपनी के केस में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये खर्चा 80,000 रुपीज खर्चा है तो डेबिट करोगे, और ये अकाउंट आपका यहाँ से क्लोज हो जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000, क्योंकि ये खर्चा अब हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई। एंड तक देखा बिना स्किप किए तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर स्किप कर करके देखोगे तो कॉन्सेप्ट आधा अधूरा आएगा, और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वही डिफिकल्टी आएगी और प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा है शुरू में बेसिक्स को अच्छे से समझो, ताकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो झट से सॉल्व कर दो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।